हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अपना और आपकी फैमिली की सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। हमारे जो प्रीवियस टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके अंदर सिर्फ एक 6 चैप्टर रह रहा है आपका सिटीजनशिप, जो हम 1-2 चैप्टर्स होने के बाद करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं फंडामेंटल राइट स्टार्ट। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फंडामेंटल राइट है ये होता क्या है। देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये राइट्स होते क्या हैं। राइट्स, आपका राइट होता क्या है। देखिए, राइट क्या होता है आपका, ये क्या होते हैं, क्लेम होते हैं। जब कोई वन पर्सन किसी दूसरे के ऊपर करता है, वन पर्सन ओवर अनदर वन, ये क्या होते हैं, आपके राइट्स होते हैं। क्या होता है ये, जब कोई एक पर्सन आपका क्लेम करता है दूसरे पर्सन के ऊपर। ठीक है, और देखिए, अब जैसे दो एग्जांपल देके बताती हूँ मैं आपको। दो पर्सन है, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, तो ये भाई क्या करता है, दूसरे के ऊपर क्लेम करता है कि ये जो पापा की प्रॉपर्टी ये सारी मेरी है। तो ऐसे ही वो क्या दिखाता है, वो कि मेरा ये राइट है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका आता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट ये क्या होते हैं। राइट तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्लेम होता है एक पर्सन जब दूसरे के ऊपर करता है। फंडामेंटल राइट में क्या होता है, ये जब क्या करता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पर्सन कि मतलब एक अकेला इंसान किसके ऊपर करता है, क्लेम करता है। किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। जो सरकार होती है किसी भी कंट्री की, तो उसको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल राइट बोला जाता है। जब कोई इंडिविजुअल क्लेम करता है स्टेट के ऊपर कि स्टेट ने मेरे साथ ये गलत किया है, तो आप इसको, ये मेरा राइट है। कि जैसे हमारा आर्टिकल 21 है, इसके अंदर क्या है, राइट टू लाइफ है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, राइट टू लाइफ है। ये राइट टू लाइफ है आपका। तो हम क्या देखते हैं, राइट टू लाइफ है आपका। तो फिर इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर तो स्टेट आपका क्या है, ये आपका ये राइट छीन नहीं सकती है। तो ये क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट आपके। ये किसके होते हैं, राइट होते हैं इंडिविजुअल के, जो क्लेम करता है कि ये सारे राइट मेरे हैं। और किसके अगेंस्ट है, ये स्टेट के अगेंस्ट है। आइए करते हैं स्टार्ट। फिर आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ था। देखिए, फंडामेंटल राइट हमने स्टार्ट किया, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन कब हुआ था। ओरिजिन कब हुआ था इसका, देखिए, इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है फंडामेंटल राइट को। मैग्ना कार्टा बोला जाता है किसको, फंडामेंटल राइट को। तो इसके अंदर क्या था आपका, ये कब हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी आपकी, ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा। ये कब हुई थी आपकी, 1215 में, इंग्लैंड में हुई थी आपकी ये। ठीक है, इंग्लैंड में हुई आपकी ये। इंग्लैंड में एक जगह थी आपकी, रनिंग मिडे के नाम से। तो उस जगह पे जो ये ट्रीटी हुई थी आपकी, ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा, इसके अंदर क्या हुआ था, वहां पे जो सिटीजन थे, उनको क्या मिले थे, कुछ राइट मिले थे, सम राइट्स मिले थे। सारे राइट नहीं मिले थे, सम राइट मिले थे। किसको, सिटीजन को मिले थे वहां के। किसने दिए थे, उनके किंग ने दिए थे। फर्स्ट टाइम हुआ था ये, किसमें, ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा में। उस टाइम पे उनको कम राइट्स मिले थे, कुछ राइट्स मिले थे उस टाइम पे। और
इस ट्रीटी को ऑल्सो क्या बोला जाता है कि क्या थी, एक बिग बैंग हुआ राइट्स का, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हो गया ऑफ राइट्स का, क्योंकि ये क्या थे, फर्स्ट टाइम दिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम, उस टाइम क्या मिला था इनको, फर्स्ट टाइम इनको राइट्स मिले थे सिटीजन को। ठीक है, तो फिर इसके अंदर फर्स्ट बिग बैंग क्यों बोला गया है, जैसे बिग बैंग की जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ था अर्थ का, तो ऐसे ही राइट का इवोल्यूशन हो गया उस टाइम पे, तो इसको क्या बोला जाता है, बिग बैंग ऑफ राइट बोला जाता है। और इसमें क्या मिले थे, हमें सम राइट मिले थे, लेकिन मिलने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका ये, पहले हम क्या देखते हैं, जो ये ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा होने से पहले क्या होता है, ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा से पहले, इससे पहले क्या चीजें होती थी, आपका एक कंसेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर, जिसके अंदर क्या था आपका, जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर था, इसके अंदर क्या माना जाता था कि जैसे एक किंग आपका, पहले तो आपका गॉड है। ठीक है, तो क्या माना जाता था, जो आपका एक किंग है ना, किंग, किंग क्या है इसका, गॉड ने भेजा है कि आपके पास सारी पावर है, आप सिटीजन को जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं, जो आप कहोगे वही बात आपकी मानी जाएगी वहां पे। और क्या थी, सारी पावर किसके पास थी, सारी पावर आपकी किसके पास थी, किंग के पास थी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पावर। जब किंग के, राजा के हाथ में सारी पावर होगी कि वो जनता को जो चाहता है वो देगा, ठीक है, जो उसके मन में होगा ना वही चीज वो देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड पावर, डेलीगेटेड पावर। तो जो राजा है, जो वो चाहता है वो सिर्फ जनता को वो ही देगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक राजा के दरबार में आ गए, ठीक है, सारे, दो, एक लड़का आया भागता भागता, उसने क्या की थी, चोरी की हुई थी, तो वो राजा को बोलता है कि आप मेरे को माफ कर दीजिए। ठीक है, तो वो उसके सुंदर होने के कारण उसको क्या करेगा, माफ कर देगा। लेकिन दूसरी जगह पर एक और लड़का आता है, वो अच्छा दिखता नहीं है, तो फिर वो एक, उसने भी चोरी की हुई है, लेकिन राजा उसको माफ नहीं करता है। तो राजा के पास क्या है, पावर ही पावर है आपकी। ठीक है, जो उसका मन चाहेगा वो वही करेगा। लेकिन फिर क्या आ गया था आपका, ये ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा होगी थी, कब हुई थी, 1215 में होगी थी, इंग्लैंड में हुई थी आपकी ये। ठीक है, 15 जून को हुई थी। तो इस ट्रीटी के होने के बाद जनता को क्या हुआ, कुछ राइट्स आपके मिल गए थे। जो पहले ये जो डिवाइन पावर वाला कंसेप्ट था, इसको क्या बोला जाता है, रेक्स लेक्स। इसका मतलब है किंग के पास ही सारी पावर है, किंग के पास सारी पावर। ठीक है, और फिर अब हम आगे क्या देखेंगे, आगे जो जैसे इंडिया का कंसेप्ट क्या है, वो है लेक्स रेक्स, जिसमें क्या है, लॉ ही सब कुछ है। अब हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी क्या है, नीचे रहती है। सबसे ऊपर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा वही होगा। आइए करते हैं स्टार्ट इसको। देखिए, फंडामेंटल राइट करते हैं स्टार्ट। द फंडामेंटल राइट enshrined in part 3 of the constitution from article 12 to 35। आपका जो फंडामेंटल राइट है ये संविधान में कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपके क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। आफ्टर दैट, इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। जो आपका इंडिया का फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है आपका, ये आपका लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से।
यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इसको क्या किस नेम से लिखा गया है, बिल ऑफ राइट्स के नेम से लिखा गया है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स। फिर हम क्या देखते हैं, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूएसए कब हो गया था, आजाद हो गया था, देखिए देखिए यूएसए 1776 में क्या हो गया था, फ्रीडम मिल गई थी इसको, और इसने क्या बनाया था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो इसने जो आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ओरिजिनली क्या था, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, इनका जो संविधान था उसके अंदर क्या था आपका, क्या नहीं थे, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे। फिर आपका क्या होता है, थॉमस जेफरसन ने क्या कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये क्या कहते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर आपका क्या है, जो आपका यूएसए का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर ये बताया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेकिन क्या नहीं बताया गया, क्या नहीं कर सकती। तो इन्होंने क्या सोचा कि लिमिटेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर, तो इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना है, ऐड करने हैं फंडामेंटल राइट, मतलब जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर उनके संविधान में क्या हुआ था, 10th अमेंडमेंट हुई थी, तो जिसके तहत क्या हुआ था, बिल ऑफ राइट्स को उनके ऐड किया गया था। लेकिन हमारा जो इंडिया है उसमें क्या था आपका, स्टार्टिंग में ही इंडिया में क्या हुआ था आपका, ओरिजिनल ओरिजिनल में ही आपको, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो आपका संविधान आपका स्टार्टिंग में ही आपको मिला था उसके अंदर आपके क्या थे, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। तो देखिए आपका भारत अपना कितना अच्छा है ना। तो देखिए यूएसए में तो क्या हुआ था, उन्हें अमेंडमेंट करनी पड़ी, बाद में आया था ना उनको जो फंडामेंटल राइट जो मिले थे उनको। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, हमारी जनता को इनको पहले ही दे दिए गए थे। देखिए अब देखिए पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जो पार्ट 3 है उसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैग्ना कार्टा क्या था, जो ट्रीटी हुई थी मैग्ना कार्टा की, जिसमें सिटीजन को क्या मिले थे, सम राइट्स मिले थे आपके। इट कंटेन्स वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसएबल फंडामेंटल राइट। जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो क्या है, आपके जस्टिसएबल हैं। जस्टिसएबल हैं तो इसका कारण क्या हुआ, अगर आपके ये क्या होंगे, वोलेट होंगे। अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो वो कहाँ पे जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए, इन फैक्ट द फंडामेंटल राइट इन आर कॉन्स्टिट्यूशंस आर मोर इलेबोरेट देन दस फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट इंडिया के संविधान में दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इलेबोरेट हैं। ये किसी भी संविधान में नहीं है, किसी भी कंट्री के में जितने इलेबोरेट और जितने बड़े किस ज़्यादा किसमें हैं, आपके इंडिया के जो फंडामेंटल राइट में है, इतने कहीं पे भी नहीं है। और यूएसए में जिसने सबसे पहले आपको क्या दिए थे, फंडामेंटल राइट दिए थे, यूएसए में भी इतने ज़्यादा नहीं है। ये फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट क्या है, गारंटीड हैं, अपने को संविधान ने दिए हैं। किसको दिए हैं, सब पर्सन को दिए हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी भेदभाव नहीं है आपका, संविधान में दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को क्या मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। फंडामेंटल राइट को आपको बोला जाता है मौलिक अधिकार। दे अपलोड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। ये हमने प्रेम्बल में देखा था, लिखा हुआ था। द फंडामेंटल राइट आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी।
जो आपके फंडामेंटल राइट हैं ये क्या क्या प्रमोट करते हैं? आपका आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमें इससे क्या मिलेगी? आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलेगी। फिर हम आगे जो देखेंगे ना डीपीएसपी, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट है ये किस लिए आपका? फॉर प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ an authoritarian and despotic rule in the country and protect the liberties and freedom of the people against invasion by the state। ये कहता है कि जो ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपका क्या रोकेंगे? ये डिस्पोटिक रूल को प्रिवेंट करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, अगर फंडामेंटल राइट नहीं होंगे सिटीजन के पास तो क्या होगा? आपका जो गवर्नमेंट है उसका जैसे मन करेगा वो वैसे ही वर्क करेगी ना, ठीक है। तो अगर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट है तो वो क्या हो कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये डिस्पोटिक रूल को रोकेगा। दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरेनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। इन शॉर्ट दे एम एट एस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। ये किसके कहने का मतलब है? इनके एम से क्या पता लगता है हमें? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज। जो हमारी सरकार है वो किसकी बनी हुई है? कानूनों से बनी हुई है, ना कि सिर्फ मैन से। जैसे मैंने आपको बताया था जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या है? लेक्स रेक्स है, जिसमें क्या है? हमारा संविधान सबसे ऊपर है, ना कि हमारे सिर्फ हमारी सरकार की चलेगी। हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है वो ही चलेगा। आगे देखिए, द फंडामेंटल राइट आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका फंडामेंटल राइट है ये क्या है? गारंटीड है और प्रोटेक्टेड किससे? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, जो हमें प्रोवाइड करवाता है फंडामेंटल। हमारे संविधान ने ही दिए है ना हमें फंडामेंटल राइट। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन द सेंस दैट दे आर मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो आपके फंडामेंटल राइट हैं ये आपके क्या करेंगे? ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। मटेरियल करेंगे, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 to 35 आते हैं। जो आपका राइट टू इक्वालिटी है वो आपका है आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम है आपका वो है 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है आपका आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका है आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका आर्टिकल 29 से लेके 30 तक है आपका। राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका 32 में आता है। However, the right to property was deleted from the list fundamental right by 44th Constitution Amendment Act 1978। पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? आपका एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट की जगह से लीगल राइट बना दिया गया। कब? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, 1978 में हुई थी। इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A in part 12 of the constitution, so at present there are only 6 fundamental right। पहले आपके 7 थे, अब कितने आपके? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर और देखिए, जो आपका ये राइट टू प्रॉपर्टी है ये बहुत बार पूछा गया है। अब ये क्या बन गया? आपका लीगल राइट बन गया है। कौन से अमेंडमेंट में हुआ था ये पूछेंगे आपसे। और अब किसके अंडर आता है? वो आर्टिकल 300A के अंदर आता है। एक क्वेश्चन आता है आपका, आपसे कई बार पूछेंगे कि फंडामेंटल राइट पहले कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने थे? 6 थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अब कितने हैं? नाउ 6 हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट आपके टाइम के साथ बढ़े हैं या कम हुए हैं। अगर हम नंबर में देखें तो फंडामेंटल राइट कम हुए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ना तो जनता को क्या मिले? फंडामेंटल राइट इनके बढ़ते गए हैं, क्योंकि अमेंडमेंट्स होती गई, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके बढ़े हैं। आप ये नहीं लिखोगे कि नंबर में कम हुए हैं तो ये कम ही होंगे, लेकिन पावर सिटीजन्स को क्या मिली है? ज़्यादा राइट्स मिले हैं। तो आप लिखेंगे कि विद टाइम फंडामेंटल राइट्स आर इंक्रीजिंग। आगे देखिए, अब हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। जो आपके फंडामेंटल राइट है इनके फीचर्स देखेंगे हम एक एक करके। फर्स्ट वन, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स while others are available to all the persons whether citizens foreign legal person like corporations and companies। ये कहता है कि जो सिटीजन कुछ राइट्स ऐसे हैं
जो सिर्फ आपको किसको मिले हैं, सिर्फ आपको आपके सिटीजन्स को मिले हैं, किसी फॉरेन को नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। जो आपके राइट्स सिर्फ सिटीजन को मिले हुए हैं वो कौन से आपके, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको। आर्टिकल 15 है, 16 है, 18 का सेकंड पार्ट है, 19 है, 29 है, 30 है, ठीक है। ये सिर्फ आपके सिटीजन्स को मिले हुए हैं। सेकंड वन, दे आर नॉट एब्सोल्यूट but qualified. The state can impose reasonable restrictions on them. However, whether such restrictions are reasonable and not to be decided by the courts, thus they strike a balance between rights of individuals and thus of the society as a whole, between individual liberty and social control. सेकेंड वन क्या कहता है आपका, ये जो आपके फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। ये क्या, इसके कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है ना आपकी, ये क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर। लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ना, वो क्या होनी चाहिए आपकी, रीजनेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे उठा के आपने लगा दी, ठीक है। और ये जो है डिसाइडेड बाय कोर्ट्स नहीं होगी। कौन डिसाइड करेगा आपका, ये पार्लियामेंट करेगा। नंबर 3, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। हाउएवर सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। जो आपके फंडामेंटल राइट है मैंने आपको बताया था, अगेंस्ट किसके मिले हुए हैं आपको, स्टेट के मिले हुए हैं। हाउएवर लेकिन सम राइट्स किसके अवेलेबल मिले आपको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं कुछ राइट्स आपके। फोर्थ वन, सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर, दैट इज अ प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट्स व्हाइल सम आर पॉजिटिव इन नेचर। जब आगे हम देखेंगे कि कुछ राइट्स हमें क्या कहते हैं कि आपको सरकार को ये नहीं करना है, और कुछ राइट्स आपके क्या बोलेंगे कि आपको ये करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं फंडामेंटल राइट की कुछ डेफिनेशंस आपकी नेगेटिव टर्न में आती है और कुछ आपकी पॉजिटिव टोन में आती है। फिफ्थ वन, दे आर जस्टिशिएबल allowing persons to move the court for their enforcement if they are violated। ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट है आपके क्या है, जस्टिसेबल है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है, ठीक है, तो आप कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हैंस aggrieved person can directly go to the supreme court, not necessary by the appeal against the judgment of high court। अगर आपके फंडामेंटल राइट, ठीक है, वायलेट होते तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई कोर्ट में जाएगा और फिर हाई कोर्ट की जजमेंट आएगी, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये क्या है, गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट को क्या करता है, गारंटी करता है। आगे देखिए 7.1, they are not sacrosanct or permanent. The parliament can curtail or repeal them, but only by constitution amendment act, not by ordinary act. Moreover, this can be done without affecting the basic structure of the constitution। ये कहता है कि जो आपकी फंडामेंटल राइट है ये परमानेंट नहीं है। आपकी जो पार्लियामेंट है इनको छीन सकती है, इनमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपका जो चेंज कर रहे हो वो क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपके संविधान का, ये नहीं होना चाहिए, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपका। और ये कौन चेक करेगा, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट होता है, लेकिन ये कहीं पर लिखा नहीं गया है हमारे संविधान में। जुडिशियल रिव्यू में क्या होगा, अगर कोई लॉ बना है तो वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे चेक करेगी। अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और वो नहीं माना जाएगा। जैसे 2014 में NJAC बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो ये क्या था, हमारे संविधान के हिसाब से नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। आगे देखिए 2014 में हुआ था आपका NJAC। आगे देखिए, they are suspended during the operation of a national emergency except the rights guaranteed by आर्टिकल 20 एंड 21। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये छीन लिए जाते हैं जब क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी लगी होती है। सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या होंगे आपके, ये ही सिर्फ आपके पास रहेंगे और बाकी के सारे फंडामेंटल राइट आपके छीन लिए जाएंगे। आगे देखिए फर्दर, द 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19, जो आपका आर्टिकल 19 है उसके अंदर आपके 6 राइट हैं, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। जब हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी लगी हो, किसके बेसिस पे, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, किसके बेस पे, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये किसके बेसिस पे, इन दो ग्राउंड्स के ऊपर होगी, तो क्या होगा आपका आर्टिकल 9 भी चला जाएगा। लेकिन ये तब नहीं जाएगा जब आपकी आर्म्ड रिबेलियन होगी, जब आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगेगी। ये जब मैं आपको इमरजेंसी का चैप्टर कराऊंगी तब उसमें डिटेल में करेंगे।
आगे देखिए 9th वन, their scope of operation is limited by article 31A and 31B and article 31C। जब आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करेंगे तब बताऊंगी मैं आपको ये। अब है आपका 10th, their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted or abrogated by the parliament। जो आपकी पार्लियामेंट है ये क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है किस किस के ऊपर, कि पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्सेस हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट ले सकती है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 33 में आएगा। अब है आपका 11th वन, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ इन फोर्स। जब आपका मार्शल लॉ लगा होगा तब आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर लिए जाएंगे, छीन लिए जाएंगे। ये आपका आर्टिकल 34 आएगा। जब हम फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके देखेंगे, आर्टिकल 12 टू 35 देखेंगे तब देखिएगा आप। 12, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। कुछ क्या है आपके डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं। वाइल जो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो आपके लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, तो कुछ तो क्या है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है। वाइल अ फ्यू ऑफ देम आर इन्फोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम, सच अ लॉ कैन बी मेड ओनली by the parliament and not by the state legislature so that uniformity through the country is maintained। आर्टिकल 35। और बाकी का कौन बनाएगा, आपका पार्लियामेंट्री बनाएगी। ठीक है, ये आपके फीचर्स हो गए। अब बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ भी डाउट हो, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।